windows once you go down. You must be crazy. Hi guys, my name is Akash. Welcome to my new channel that is Akash Insight X. आज मैं कुछ आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ जो कि पेपर लीक को लेकर है, नीट एग्ज़ाम को स्पेशली। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ फैली हुई है, र्यूमर भी काफ़ी ज़्यादा है। आपको आप जहाँ भी इंफॉर्मेशन ये पढ़ रहे हो, आपने जहाँ से भी इंफॉर्मेशन उठाई होगी, चाहे वो यूट्यूब से हो, चाहे वो किसी भी पेपर से हो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है अभी तक। आप जानते नहीं कि वो पेपर लीक एग्ज़ाम्स का रूट कॉज़ क्या है, वो पेपर लीक एग्ज़ाम्स लीक होता क्यों है, और ये पेपर लीक एग्ज़ाम कब से होना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम तो नहीं है। हम यहाँ पर एक बार भी बात नहीं कर रहे हैं कि पेपर एग्ज़ाम लीक हुआ क्यों है, कैसे हुआ, और ये पेपर लीक एग्ज़ाम कब से हो रहा है। क्योंकि ये पेपर लीक अभी से तो नहीं हुआ है, ये अभी भी गवर्नमेंट में हुआ था, ये पहले की गवर्नमेंट में भी हुआ है। तो चाहे वो गवर्नमेंट किसी की भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कभी भी किसी भी गवर्नमेंट ने इस पेपर लीक एग्ज़ाम क्राइम को सीरियस लिया ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से कोई भी गवर्नमेंट जो पहले की भी थी, कोई भी पार्टी जो पहले की थी और अभी की थी, कोई भी स्टूडेंट के लिए सीरियसली खड़ा हुआ ही नहीं है। आज कुछ पार्टी जो स्टूडेंट्स के लिए लड़ रही हैं, उनको अभी याद आया है। 3 मई से पेपर लीक एग्ज़ाम का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, पूरी मई निकल गई, जून निकल गया, अब उनको जुलाई में याद आया, जब वो देख रहे कि हाँ, जनता का हुजूम अब आ गया है, बहुत सारी जनता आ चुकी है, अब दिखने का टाइम है, अब विजिबिलिटी की बात है। अगर हम आपको सीरियस इसलिए लेते क्योंकि आप डे 1 से आप उस पेपर लीक एग्ज़ाम के लिए डटे होते, वहाँ पे अनशन पर बैठे होते, जैसे सोनम वांगचुक जी बैठे हुए थे अनशन पर, वैसे आप भी बैठते, आप भी भूखे बैठते, तो हमको लगता कि यार आप हमारे सीरियस नेता हो। तो मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे कोई पार्टी तो सीरियस वहाँ पे है नहीं, बट ये स्टूडेंट्स की लड़ाई है। तो मैं आपको अभी कुछ बताना चाहता हूँ जो कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होएगी पेपर लीक को लेकर। और अगर जो भी पार्टी हैं जिनकी सरकार पहले थी, तो और उनको अगर स्टूडेंट्स की इतनी केयर होती और याद आई होती जब वो पेपर में थे, स्पेशली कांग्रेस के टाइम पर, क्योंकि कांग्रेस से भी सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से सरकार में थी। हम इस सरकार से भी क्वेश्चंस पूछेंगे, हम उस सरकार से भी पूछेंगे। अगर आपको स्टूडेंट्स का रियल में इतना ख्याल और इतनी उनके कैरियर के लिए कंसर्न था, तो जब पेपर लीक इश्यूज उस टाइम पे भी थे, तो आपने क्या किया? आपने अपने साइड से कुछ भी नहीं किया। क्या पेपर लीक की क्राइम को रोकने के लिए अगर वो कुछ करते तो आज ऐसा नौबत आती स्टूडेंट्स की? आज वो स्टूडेंट जंतर मंतर में भूख हड़ताल और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आज उनकी वो हालत होती? नहीं होती। तो मेरे ख्याल से किसी को भी यहाँ पे, खासकर कोई भी पार्टी को यहाँ पे भाषण देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ना उन्होंने अपने टाइम पे काम करा और ना आज हो रहा है। बट आज स्टूडेंट जो सड़क में उतरे हुए हैं, अपोजिशन स्टूडेंट्स के लिए सीरियसली कुछ करना होता ना, वो पहले ही कर चुकी होती। तो आई डोंट थिंक कि किसी भी गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के लिए कुछ सीरियस काम किया है। मेरे को नहीं लगता ग्राउंड लेवल पे किसी ने काम किया, और जो काम हुआ भी है तो वो काम इनकम्प्लीट हुआ है, क्योंकि 2013 से भी पेपर लीक होते थे और आज भी पेपर लीक हो रहा है। ये कोई क्राइम अभी बंद नहीं हुआ है। बट आज हम इन सब पर कोई बात नहीं करने वाले हैं। हम किसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी पार्टी की बात नहीं करने वाले हैं। स्पेशली मैं नहीं करने वाला हूँ, किसी भी गवर्नमेंट और पार्टी की बात नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ अभी स्टूडेंट्स की बात करूँगा, स्टूडेंट्स के कंसर्न की बात करूँगा, और ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी पार्टी या किसी भी गवर्नमेंट की बात करेंगे, तो इस वीडियो का जो गोल है, इस वीडियो का जो मकसद है ना, वो अपने पथ से भटक जाएगा। आई डोंट वांट टू दैट कि मैं किसी पार्टी और गवर्नमेंट की बात करूं, बट हम कुछ क्वेश्चन को समझने की पूरी कोशिश करेंगे जो जुड़े हुए इतिहास से होंगे, जो कि पिछले घटना पर आधारित होंगे। क्योंकि अगर पिछली घटना को आप बिना समझे अभी की घटना को आप पूरी तरह समझ नहीं पाओगे। तो उसके अकॉर्डिंग रियलिटी को समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि उस टाइम क्या हुआ था और अब क्यों है, अब ये स्टोरी एक दूसरे से मिलेगी भी क्यों, ये भी आपको समझना होगा। हम कुछ क्वेश्चन के जवाब को खोजने और जिसके जवाब से आप पेपर लीक जैसे सेंसिटिव, सीरियस, ऑर्गेनाइज क्राइम को समझने की पूरी कोशिश कर पाओगे। जैसे कि पहला केस कब रजिस्टर्ड हुआ, इस ऑर्गेनाइज पेपर लीक क्राइम को रोकने का कोई कानून बना है, और अगर बना है क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाया है सही से? अभी तक इसमें किन लोगों को सजा हो चुकी है या कितने लोग को सजा हुई है?
और पेपर लीक क्राइम कैसे किए जाते हैं, ये आपको बहुत ज़रूरी समझना है। अगर आपको समझना है कि पेपर लीक होता कैसे है, ये पेपर लीक के पीछे क्या है, क्योंकि ये एक छोटा-मोटा चीज़ नहीं है, ये एक सिस्टम है, ये एक चैन है, तो आपको इस चैन को समझना पड़ेगा, तब आप इस प्रॉब्लम की ग्रेविटी समझ पाओगे। तो जो इनोसेंट स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स और उनकी फैमिली के ऊपर जो बीता है, वो आप समझ पाओगे कि यार रियलिटी में ऐसा होता कैसे है, ये पेपर लीक क्राइम होते कैसे हैं। मैं आज जो बताने वाला हूँ आपको, आज तक किसी यूट्यूब के वीडियो में इतनी डिटेल्स में ये चीज़ें एक्सप्लेन कर ही नहीं गई हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ न्यूज़ नहीं बताने वाला हूँ आपको, मैं वो हर एक चीज़ आपको बताऊँगा जो कि उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में, सीबीआई, पार्लियामेंट और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में के बेसिस पर पूरा सच आधारित होगा। और मैं आपको कंफर्म बताता हूँ कि आपको वीडियो के एंड तक खुद डिसाइड करेंगे कि पेपर लीक एक्चुअली होता क्या है। आप उस मॉड्यूल को भी समझ पाएंगे, उस सिस्टम को समझ पाएंगे, और इससे स्टूडेंट और उसकी फैमिली और इस सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होता है। सो हम इन सब पर डिस्कस करेंगे विथ ऑल प्रूफ, एविडेंस, एनालिसिस के साथ करेंगे। ये जो मैंने रिपोर्ट बनाई पूरी एनालिसिस के साथ है, किसी में पूरा बायस है, किसी के ऊपर मैंने ऐसा नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ या किसी गवर्नमेंट को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और डिसपोर्ट कर रहा हूँ। सारे सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सो सिर्फ एक स्टोरी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक स्टोरी को भी मैं रोल पे नहीं करूँगा। ये मेरे थ्रू दी गई डीप रिसर्च है जो एविडेंस और प्रूफ पर बेसिस होंगे। हर एक स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स अगर वो सोच रहे हैं कि वो एग्ज़ाम देने वाले हैं, देना चाहते हैं या अपने बच्चों को प्रिपरेशन कराना चाहते हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के पास या उन स्टूडेंट्स या उन पेरेंट्स को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली होता कैसे पेपर लीक और ये इतना सीरियस क्राइम क्यों है। मतलब मैं इसको बहुत सीरियस ऑफेंसिव मानता हूँ, क्योंकि इसमें एक फैमिली डिस्ट्रॉयड होती है, एक पेरेंट डिस्ट्रॉयड होता है, एक स्टूडेंट तो डिस्ट्रॉयड होता ही है, उसका कैरियर भी पूरा डिस्ट्रॉयड होता है। सो प्लीज़ इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। सो चलिए उस टाइम पे चलते हैं जहाँ से ये सारा बखेड़ा स्टार्ट हुआ। 3 मई 2026 सुबह 9 बजे 22,70,000 स्टूडेंट्स जो कि पूरे इंडिया में एक साथ अपनी किस्मत लिखने के लिए बैठे हुए थे। कुछ स्टूडेंट ने अपने ऊपर लोन लिया हुआ था और कुछ के पिता ने, जो किसान होंगे, उन्होंने अपनी ज़मीन पर लोन लिया। किसी की माँ ने अपने गहनों के ऊपर लोन लिया होगा और किसी के एक पिता ने छोटा से परचून शॉप के ऊपर पूरी सेविंग को अपने बच्चे की फीस में लगा दिया होगा। और इन सब के पीछे सिर्फ एक चीज़ था, एक सपना कि मेरा बेटा या स्टूडेंट्स एक सफ़ेद कोट हो उसके पास, स्टेथोस्कोप गले में पड़ा हो और उसके नाम के आगे डॉक्टर लगे। इस सपने में आगे पेरेंट्स ने और स्टूडेंट्स ने सब कुछ झकझोर दिया। और फिर 12 मई 2026 को एक खबर आई, नीट यूजी 2026 कैंसिल्ड हो गया है। और रह गया सिर्फ सवाल, अगर पेपर सच पे लीक हुआ था तो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत का हुआ क्या। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया के एग्जामिनेशन सिस्टम सीरियसली वाकई सिक्योर है भी या नहीं। इसमें औरों की तरह मैं कोई अपना ओपिनियन नहीं देने वाला हूँ आज, क्योंकि ओपिनियन बट बहुत इजी होता है, बहुत आराम से आप दे सकते हैं। बट हम जो आज बात करेंगे सिर्फ एविडेंस देखेंगे, कहानी नहीं, सच्चाई पर बात करेंगे। ग्राउंड लेवल पर क्या हुआ था उस टाइम, क्या हो रहा है, उसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स की लाइफ और इस सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट होता है, हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आपने सुना होगा पहली बार ऐसा हुआ कि एनटीए ने खुद अपनी ही एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था और बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है, क्यों, कैसे और इसके पीछे कौन था। आज हम इस पूरे केस को सिर्फ हेडलाइन से नहीं बल्कि एविडेंस से, टाइमलाइन से और उन लोगों की निकली सच्चाई से समझेंगे जिनकी ज़िंदगी इस एक इंसिडेंट ने बर्बाद कर दी। नीट टिक पेपर एग्जाम को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। अगर आपको लगता है कि पेपर लीक 2024 या 2026 की चीज़ है तो रुको जरा, चलिए चलते हैं 2013 में मध्य प्रदेश। एक नाम सुना होगा आपने, व्यापम। जैसे इसका नाम है व्यापम, वैसा काम भी व्यापम ही जैसे था। व्यापम घोटाला भी काफ़ी व्यापम था ही। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस बोर्ड मेडिकल एडमिशन और गवर्नमेंट भर्तियों के लिए एग्जाम कराने वाला बोर्ड था। 2013 में जो स्कैंडल हुआ था, इससे जुड़ा हुआ स्कैम आया था, जो इससे जुड़ा हुआ स्कैम सामने आया था, वो
आज भी इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम स्कैम्स है। इससे बड़ा स्कैम्स आज तक हुआ ही नहीं है। लेकिन नीट की कहानी इससे थोड़ी सी अलग है। समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली नीट एग्जाम से पहले जो एग्जाम होता था वो AIPMT करवाता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट करवाता था। उस पर सबसे बड़ा धमाका तब हुआ 2015 में, मई 2015 में हुआ था, जो आंसर कीज व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो गई थी, वो भी 10 राज्यों में सर्कुलेट हुई थी, और इसको हरियाणा पुलिस ने इस रैकेट को बस्ट भी किया था। फिर जो हुआ वो हिस्ट्री में दर्ज हो गया। 15 जून 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी AIPMT एग्जाम्स ही कैंसिल कर दिया। कोर्ट ने एक शब्द यूज किया जो आज भी गूंजता है, नेशनल शेम। यस, नेशनल शेम। ये पहली बार था जब देश की टॉप अदालत ने कहा कि हमारी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के सिस्टम्स इतना भी भरोसेमंद नहीं है कि लाखों लोगों का फ्यूचर उस पर डाल दिया जाए। ये बहुत सीरियस एलिगेशंस थे सुप्रीम कोर्ट के साइड से, और इस बात को आज 11 साल हो चुके हैं। क्या कुछ बदला? चलिए आए देखते हैं एक बार इसको। ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि 9 साल बाद 2024 में यह कहानी एक और रूप में दोबारा लिखी जाने वाली थी, और इस बार पूरा देश देखने वाला था इसको। 5 मई 2024, 23 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स पूरे देश में एग्जाम के लिए बैठे हुए थे। 23 लाख से ज्यादा बच्चे एक दिन में एक साथ एग्जाम हॉल में बैठे हुए थे। कलम की आवाज, घड़ी की टिक टिक और एक खामोशी जो सिर्फ एग्जाम हॉल्स में होती है। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ हफ्तों में ये एग्जाम देश की सबसे बड़े इन्वेस्टिगेशन केसेस में एक बन जाएगा। 4 जून 2024 को रिजल्ट आता है। 10 दिन पहले जो स्टूडेंट्स को जितनी भी उम्मीद थी वो सब चकनाचूर हो जाती है, और लोग देखते हैं कि एक चीज जो स्टैटिस्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी, 67 स्टूडेंट्स में से 720 बच्चे परफेक्ट स्कोर करते हैं, जो कि पहले कभी भी कहीं भी टॉपर्स को एक साथ नहीं आए थे। किसी भी एग्जाम्स में एक साथ इतने सारे टॉपर्स एक गोल नहीं ले पाए थे। फिर एक सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और कुछ देर बाद सोशल मीडिया में #नीट एग्जाम स्कैम ट्रेंड करने लगता है। अब यहाँ से कहानी एक इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर बन जाती है, क्योंकि असली ट्विस्ट अभी आना बाकी था। क्योंकि जो पटना में होने वाला था उसे पूरी कहानी को बदल दिया। पटना में कराई गई सिर्फ एक FIR। एग्जाम के दिन ही बिहार पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कुछ कैंडिडेट्स ने अपने एग्जाम्स पेपर पहले ही से देख लिए थे। शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में ये FIR दर्ज होती है। फिर स्टोरी में आता है हजारीबाग। यस, हजारीबाग जो हमारा झारखंड में है। इन्वेस्टिगेशन जो पटना से स्टार्ट हुई थी वो झारखंड तक पहुंचती है। ओएसिस पब्लिक स्कूल्स हजारीबाग, ये नाम सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में भी दर्ज है, आप इसको देख सकते हो। एंड फिर इस केस में हमारी CBI की एंट्री होती है। 22 जून 2024 को केस CBI को सौंपा जाता है। अब जरा सोचिए, एक सील्ड पैकेट स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर रखा हुआ, सिक्योरिटी लगी हुई, और इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक यही कहीं से कहानी बदलती है। यहाँ से जो अनफोल्ड होता है वो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। CBI के अकॉर्डिंग एग्जाम से पहले स्ट्रॉन्ग रूम की सिक्योरिटी सुबह सुबह ब्रीच होती है। पेपर पैकेट खोला जाता है, फोटोज ली जाती हैं, पैकेट को दोबारा सील किया जाता है, और फिर 30 से 45 मिनट में पेपर सॉल्व करके आगे भेज दिया जाता है। अब आप खुद इमेजिन करिए उस दिन सुबह उस कमरे में क्या हुआ होगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाला फॉरेंसिक एविडेंस था जो जले हुए पेपर के टुकड़े थे जो पटना में मिले थे, और इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग उनके सीरियल नंबर जो कि हजारीबाग सेंटर के पैकेट से मैच कर रहे थे। और यही वो डिटेल थी जिसने पूरे केस को जोड़ने में सबसे बड़ा रोल निभाया था। CBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 155 स्टूडेंट्स को इस लीक से सीधा फायदा मिला था। आरोप ये भी लगा कि हर कैंडिडेट से 30 से 50 लाख तक पैसे लिए गए थे। ऑफ कोर्स ये एलिगेशन है, कोर्ट में फैसला होगा, ट्रायल में चल रहा होगा। यहाँ मेरा कोई ओपिनियन नहीं है कि CBI ने ये एविडेंस खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट किए हैं, आप इसको रिपोर्ट में देख भी सकते हो। अब समझना ये है कि पेपर लीक होता कैसे है, क्योंकि आप इस पूरे नेटवर्क को नहीं समझ पाएंगे, इस इंफॉर्मेशन को नहीं समझ पाएंगे जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि पेपर लीक प्रॉपर होता ही कैसे है, क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम्स है। इस सिस्टम को समझना पड़ेगा आपको पेपर लीक समझने के लिए। पेपर लीक सिर्फ इतना ही नहीं कि बस पेपर लीक हो गया, उसके पीछे कैसे कैसे चीज़ें मूव होती हैं आपको ये भी समझना होगा। तो मीडिया में हमने अक्सर सुना कि
पेपर लीक टेलीग्राम और व्हाट्सएप में हो जाता है, बट रियलिटी में पेपर लीक एक चैन होती है जिसमें क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन, प्रिंटिंग प्रेस, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रूम, एग्जाम सेंटर, फिर लास्ट में कैंडिडेट्स तक पहुंचता है। अगर किसी भी स्टेज पर सीक्रेसी टूट जाए तो पेपर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अभी इसको थोड़ा और डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। प्रिंटिंग प्रेस सबसे सेंसिटिव स्टेज होती है। क्वेश्चन पेपर प्रिंट होने के बाद अगर कॉन्फिडेंटली टूट जाए तो पेपर लीक हो सकता है। फिर सेकंड स्टेज होती है पैकेजिंग स्टेज। क्वेश्चन पेपर अगर इन्वेलप सील को अंदर रखे जाते हैं, यहाँ पर पैकेजिंग स्टाफ भी होते हैं जो कि ह्यूमन होते हैं ऑफ कोर्स, और वो भी सेंसिटिव रोल निभाते हैं, और अगर उनमें से कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो पेपर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। फिर थर्ड होता है ट्रांसपोर्ट। डिस्पैच के दौरान अनऑथोराइज्ड एक्सेस रिस्क होना होता है, और इसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं क्योंकि इसमें भी ह्यूमन इन्वॉल्व होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा टाइम होता है जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। स्ट्रॉन्ग रूम, एग्जाम से पहले पेपर स्ट्रॉन्ग रूम में रखे जाते हैं, और अगर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल प्रॉपर तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो तो यहाँ भी रिस्क रहता है। एग्जाम सेंटर्स, और अगर सील खोलने के रूल्स वायलेट किए जाए और उसको प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग ना किया जाए तो यहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस बढ़ते हैं। अब इस प्रोसेस से आपको अंडरस्टैंडिंग तो मिल गई होगी कि कोई भी एग्जाम्स लीक जो होता है वो इन 6 स्टेज के अंदर ही होता है। अब आप सोचिए, अगर एक टैक्स पेयर है, और ये सिर्फ एक एग्ज़ाम स्कैंडल नहीं है, ये करोड़ों रुपीस का वो टैक्स है जो एग्ज़ाम्स, इन्वेस्टिगेशंस और सिक्योरिटी अपग्रेड्स में खर्च होता है। वो भी एक एग्ज़ाम में हुआ है अभी ये खर्चा, ये मल्टीपल एग्ज़ाम्स में होते हैं। अब 2024 पेपर लीक क्राइम पर जुडिशरी बेंच बैठती है और फिर उनका वर्डिक्ट आता है। 23 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। इस बेंच के अकॉर्डिंग कोर्ट ने 3 बातें कही। फर्स्ट, हाँ, पेपर लीक हुआ था पटना और हजारीबाग में, और इस पर कोई विवाद नहीं है। मीन्स कोर्ट ये मानता है कि पेपर लीक हुआ है, बट कोर्ट ये मानता है कि वो पेपर लीक हजारीबाग और पटना में हुआ था। सेकेंड, कोर्ट ने ऐसा कहीं भी सबूत नहीं मिला कि ये पूरा एग्जाम सिस्टमैटिकली कॉम्प्रोमाइज हुआ। मतलब उनको ये कहीं सबूत नहीं मिला कि जितने भी सेंटर्स थे सब जगह लीक हो गया। उनको सिर्फ एक ही जगह, 2 जगह प्रूफ मिले, एक पटना और दूसरा हजारीबाग। इसलिए थर्ड पॉइंट, इसलिए कोई नेशनल वाइड री एग्जाम्स नहीं हुआ। ये 3 फैसला कोर्ट के साइड से आया। अब सवाल उठता है यहाँ पर, अगर लीक कन्फर्म है तो री एग्जाम क्यों नहीं हुआ? इस पर कोर्ट ने भी जवाब दिया है कि 23 लाख ऑनेस्ट स्टूडेंट्स को दोबारा एग्जाम देना पर मजबूर करना, स्टूडेंट्स नुकसान उससे ज़्यादा होगा जितना कि स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलेगा। इसको थोड़ा सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहना क्या चाहते थे? एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉस्ट बेनिफिट वाला तरीका अपनाया। कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम पूरा एग्जाम कैंसिल करते हैं तो 23 लाख ऑनेस्ट स्टूडेंट को दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी, दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, दोबारा ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, दोबारा वही स्ट्रेस से उनको झेलना पड़ेगा, वही नींद नहीं आएगी, अनसर्टेनिटी इतनी झेलनी पड़ेगी। जिनका इस लीग से कोई सीधा संबंध था भी नहीं, वो सब स्टूडेंट्स को ही करना पड़ेगा, जबकि फ़ायदा सिर्फ 155 स्टूडेंट्स को मिला था। और ये वही लाइन थी जो पूरे फैसले के कोर बन गई। नुकसान फ़ायदे से कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। इसको थोड़ा और डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं इजी वे में कि कोर्ट का ये फैसला ऐसा हुआ क्यों। सोचो, एक क्लासरूम में 40 बच्चे हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। टीचर को पता चला कि 40 बच्चों में से 5 बच्चों ने चीटिंग करा है। अब टीचर के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला कि पूरी क्लास का एग्ज़ाम कैंसिल कर दे और फिर री एग्ज़ाम दे। दूसरा, सिर्फ उन 5 बच्चों, क्योंकि उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, वो 5 बच्चों को पकड़े, उनका रिजल्ट कैंसिल करे, उनके ऊपर लीगल एक्शन ले, और बाकी 35 बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दें। मतलब हाल पर छोड़ देने मतलब है उनका एग्जाम्स कंप्लीट है, वो एग्जाम पर फोकस करें। ज़्यादातर टीचर जो दूसरा ऑप्शन ही है वही चुनेंगे, क्योंकि उन 5 बच्चों की वजह से 35 ऑनेस्ट बच्चों को सज़ा क्यों मिले? क्योंकि उन्होंने तो पूरी मेहनत करी ना उस एग्जाम्स के लिए। सिर्फ इसलिए कि 5 ने गलती किया है सबको सज़ा दो, खुद में एक बहुत बड़ी गलती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसा ही किया, बस यहाँ स्केल बहुत बड़ा था। 23 लाख बच्चों में से वर्सेस 155 स्टूडेंट्स थे। केस यही खत्म हो गया, कम से कम कागजों में तो खत्म हो गया। काफ़ी लोगों को ये फैसला अधूरा लगा,
एक रिव्यू पिटिशन भी डाली गई बट उसको खारिज कर दी गई। लेकिन एक सवाल जरूर रह गया जो पूरे देश के जहन में था, अगर 2024 में इतना बड़ा और इतने ऑर्गेनाइज तरह से पेपर लीक क्राइम हो सकता है तो आगे क्या? और जवाब 2026 में आया और इस बार कहानी कुछ और भी ज्यादा डार्कर मोड पे ले गई। अब वापस चलते हैं 2026 में, 3 मई 2026। फिर वही दिन, फिर वही 22.7 लाख स्टूडेंट्स, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। इस बार जो लीक हुआ उसके तरीका पहले से भी बिल्कुल डिफरेंट था और इस बार एनटीए ने खुद अपनी मर्जी से अपना एग्जाम कैंसिल कर दिया, जो कि पहली बार ऐसा हुआ। आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं। सीबीआई के मुताबिक एक कोरियर एम्प्लॉय ने पेपर के ट्रंक्स पर अपनी एक्सेस लिया और पोर्टेबल स्कैनर से पेपर को डिजिटली कॉपी भी किया। फाइल्स को शैडो सर्वर्स के थ्रू भेजा गया, मीन्स उनको ट्रैक ना कर पाए कोई। अब सोचिए, एक कोरियर वैन, ट्रैक के अंदर सेलेक्टेड पेपर्स और कहीं एक छोटा सा स्कैनर कुछ सेकंड के लिए खोलता है वो ट्रंक और वहां से पूरी कहानी बदल जाती है। लेकिन असली सवाल ये नहीं था कि पेपर कैसे निकला, असली सवाल था ये इतनी तेजी से इतनी दूर तक कैसे सर्कुलेट हो गया। 150 पेजेस गैस पीडीएफ जिसमें करीब 410 सवाल थे, टेलीग्राम व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो गए और जब असली पेपर आया तो उसमें से 140 सवाल हूबहू मैच हुए। तो यहाँ मैं अपना कोई भी ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, ये इन्वेस्टिगेशन की ऑफिशियली रिपोर्टेड फाइंडिंग है। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, मैं इसको ऐड कर दूंगा नीचे वीडियोस में। 12 मई 2024 को एनटीए ने खुद अपनी एग्जाम कैंसिल कर दिए, वो भी पहली बार अपनी मर्जी से। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के कंप्लेन पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और एक नेशन वाइड इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई जो नासिक से शिकार तक से जयपुर से पुणे तक फैली थी और इस पर 27 मई 2026 तक 13 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं अभी तक। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने ऐलान किया, अगले साल से नीट पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड मॉड्यूल इंप्लीमेंट होगा, जीरो टॉलरेंस के साथ। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है, इसमें जो कि सब लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने स्टेप्स नहीं लिए। मैं बिल्कुल बायस होके ये बात नहीं करना चाहता हूँ। रिपोर्ट को प्रॉपर जब एनालिसिस कर रहा था तो अगर मैं कंपेयर करूँ बिना बायस के थ्रू 2024 से, अगर मैं अभी की रिपोर्ट को कंपेयर करूँ तो ऐसा मुझे कहीं नहीं लगा कि गवर्नमेंट ने स्टेप्स नहीं लिया। उन्होंने क्विकली स्टेप्स लिया, तभी 27 मई 2026 तक 13 लोग को पकड़ भी लिए गए थे। बट मेरा मानना है कि अगर सिस्टम हम करेक्ट कर देते तो ये नौबत ही नहीं आती, ये सब लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर सिस्टम को इतना करेक्ट किया होता तो ये नौबत बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि ये पेपर लीक बार बार का हो गया, एक बार का नहीं है, हर बार हो गया है। अगर गवर्नमेंट उन स्टूडेंट्स के और उनके पेरेंट्स के बारे में जरा सा भी सोचती और उनके लिए कंसर्न रहती तो उस दिन की फीलिंग्स, जब स्टूडेंट्स अपना एग्ज़ाम हॉल से निकलते हैं और बाहर आते हैं, खुश होते हैं, उनको लगता है कि पेपर उन्होंने सॉल्व कर लिया, वो मतलब पेपर अच्छा हो गया है। अगर गवर्नमेंट उन स्टूडेंट्स के और उनके पेरेंट्स के बारे में जरा भी सोचती, उस दिन की फीलिंग्स को सोचती, जब आपका बच्चा एग्ज़ाम हॉल से बाहर आता है, खुश होता है कि पेपर अच्छा गया और कुछ दिनों बाद उसको पता चलता है कि पूरा एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दिया गया, वो निराशा और वो हार कैसे झकझोर देती है किसी को भी, वो जिनके ऊपर बीतती है उनको पता चलता है। अब तक हमने टाइमलाइन देखी, एविडेंस देखा, कानून देखा, लेकिन एक चीज़ है जो कि कोई चार्ट आपको दिखा नहीं सकता है, कोई डेटा आपको बता नहीं सकता है। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट है जो उसमें एक नौजवान का जिक्र है, हर्ष दुबे का, जो कन्नौज उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। 2024 में उसने 627 मार्क्स हासिल किए थे। एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स से सिर्फ 6 से 10 पॉइंट वो पीछे रह गया। उसके किसान पिता ने लोन लिया था, अपनी सारी सेविंग्स कोचिंग में उठा कर डाल दी थी उसने, और उसके पिता को लगता था कि मेरा बच्चा होनहार है, वो गवर्नमेंट सीट तो निकाल ही लेगा। और हर्ष को भी ये पूरा कॉन्फिडेंट था कि वो गवर्नमेंट सीट तो निकाल लेगा, क्योंकि उसने पूरी पढ़ाई अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करी थी। बट हर्ष को आज भी लगता है शायद वो सीट मुझसे छीन ली गई गलत तरीके से। ये सिर्फ हर्ष की कहानी नहीं है, ये हर्ष जैसे कई लोग की कहानी होगी। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं, आप जानते हैं ये फीलिंग्स, जब 6 या 10 मार्क्स से सपना टूट जाता है और फिर पता चलता है कि शायद पूरा सिस्टम ही फेयर नहीं था।
या पूरा सिस्टम ही करप्ट था। अगर आप पेरेंट हैं, आप जानते हैं कि जब आप अपना सब कुछ डाल देते हैं एक बच्चे के सपने के ऊपर या एक बच्चे के फ्यूचर में, और फिर एक पेपर लीक होता है तो सब कुछ सवाल के घेरे में आ जाता है। अब एक सेंसिटिव टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ मैं, और ये बहुत जिम्मेदारी के साथ बात करनी होगी हमें। एक रिसर्च बताती है, जो 2023 में कर्नाटक सर्वे में हुआ था, 570 बच्चे इस सर्वे में थे। 86% ऑफ स्टूडेंट्स में हाई एकेडमिक स्ट्रेस था और 87% ने हाई पेरेंटल प्रेशर रिपोर्ट किया गया, और 57.7% में लो जनरल वेलबींग पाई गई। और ये सिर्फ पेपर लीक के पहले की कहानी है। पेपर लीक के बाद को ये समझ लो, ये स्ट्रेस 2x 3x हो जाता है। मतलब आप एक ये समझ सकते हो, एक नौजवान जो स्ट्रेस झेलता है अपने परिवार को कमा के खिलाने के लिए, वो एक स्टूडेंट से ऊपर नहीं होता, वो स्टूडेंट का ऊपर से 3x 2x होता है। तो आप ये समझ लो उसकी हालत कितनी बुरी होती होगी। अब सोचिए, जब इसी स्ट्रेस के ऊपर एक पेपर लीक हो जाए, री एग्जाम्स हो जाए या अनसर्टिनिटी और आ जाए, तो क्या होता है। 2026 के क्राइसिस के दौरान मीडिया और अपोजिशंस ने रिपोर्ट किया कि कम से कम 4 नीट एस्पिरेंट्स ने सुसाइड की, जो अपनी जान दे दी। राजस्थान के झुंझुनू से, यूपी से, बैंगलोर से, दिल्ली से और गोवा से ये रिपोर्ट पाई गई। लेकिन एक बात क्लियर समझना जरूरी है हर स्टूडेंट्स को, कोई भी पेपर, कोई भी पीयर रिव्यूड स्टूडेंट्स ये प्रूव नहीं करती है, और ये स्टडी प्रूव नहीं करती है कि पेपर लीक सीधा कॉज है सुसाइड का। एनसीआरबी भी पेपर लीक की वजह से सुसाइड का अलग डेटा पब्लिश नहीं करती है। और जो सच है, एकेडमिक प्रेशर, अनसर्टेनिटी, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस और बार बार होने वाले री एग्जाम्स, ये सब मिलकर मेंटल स्ट्रेस को बढ़ा सकते हैं। सुसाइड एक कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपल फैक्टोरियल पब्लिक हेल्थ इश्यूज है। तो इतने सारे ज्ञान का मतलब क्या है? इतने सारे ज्ञान का मतलब सिंपल है कि सुसाइड एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है, और ना ही इस स्टेप्स से आपको कुछ मिलने वाला है, और ना ही आपको इससे कोई इंसाफ मिलेगा। आपको समझना होगा कि लाइफ बहुत बड़ी है, और लाइफ को थोड़ा अलग तरह से आपको जीना होगा, क्योंकि लाइफ आपको हर टाइम सरप्राइज करेगी। एक बहुत सीरियस बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट्स रहा हूँ और मैंने इस स्ट्रेस को झेला है। 2013 से मैं भी गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहा था यूपीएससी की, तो आई डोंट नो वेरी वेल दैट कि वो स्ट्रेस क्या होता है। वो एक, मतलब आप उस टीन एज में होते हो, आप वो स्ट्रेस झेलते हो। तो एक सोसाइटी का भी होता है कि आपको प्रूफ करना पड़ता है, कि लोग आपको देखते हैं, आपके घर वाले कंपेयर करते हैं कि अरे देखो उनका बच्चा क्या कर रहा है। सो आई नो कि वो स्ट्रेस क्या है। सो प्लीज़, अगर आप या आपका कोई अपना स्ट्रेस से गुजर रहा है, तो प्लीज़ किरण हेल्पलाइन सेंटर 1800 599 0019, मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, 1800 599 0019 पे बात करें। आई एम स्ट्रांगली बिलीव कि हर एक परेशानी का एक सॉल्यूशन जरूर होता है। पेपर लीक्स प्रॉब्लम्स सिर्फ स्टूडेंट्स और पेरेंट तक सीमित नहीं है। जब बार बार पेपर लीक्स होते हैं तो पूरे सोसाइटी में एक धारणा बन जाती है, जिसे हम कहते हैं यूपी में, मेहनत नहीं जुगाड़ जीतती है। और जब ये धारणा बनती है, तो सिर्फ एक एग्ज़ाम का नुकसान नहीं होता है, एक स्टूडेंट का नुकसान नहीं होता है, पूरे मेरिटोक्रेसी, पूरे इंस्टीट्यूशन का भरोसा और भरोसा का नुकसान होता है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन फेलियर होता है, लॉ एग्जीक्यूशन फेलियर होता है, और गवर्नमेंट का भी फेलियर होता है। तो सवाल ये है, जब इतना बड़ा इमोशनल, सोशल और फिनेंशियल नुकसान हो रहा है, तो इसके पीछे कानून बना भी है? क्या वो काम कर भी रहा है सही से? और घूम के बात वहीं पर आ जाती है, वो लॉ या एक्ट काम कर भी रहा है या नहीं? और जवाब सच में आपको सरप्राइज कर देगा, आपको चौंका देगा। 2024 के क्राइसिस के बाद पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। अब इसको ध्यान से सुनने वाली बात है। ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए, पेपर लीक जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए 5 से 10 साल की सजा और कम से कम 1 करोड़ का जुर्माना है। और सारे ऑफेंसेस में कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है, मतलब उसको बेल मिल ही नहीं सकती है। सुनने में बहुत स्ट्रॉन्ग कानून लग रहा है ना? मजे की बात पता है आपको? अभी नंबर सुनो आप। द वायर की जून 2026 की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2026 तक 148 एग्जाम फ्रॉड केस दर्ज हुए हैं। 148 एग्जाम फ्रॉड केस दर्ज हुए हैं, और उनमें से सिर्फ
एक को सजा मिली है, 148 में से सिर्फ एक को सजा मिली है। यही गैप कानून और उसके इम्प्लीमेंटेशन के बीच का गैप दिखाता है। यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है और यही इसी पूरी कहानी का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ट्विस्ट भी है। क्योंकि सख्त कानून बनाना एक बात है, उसको ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करना, ज़मीन पर लागू करना, गवाह को सुरक्षित रखना, एविडेंस टाइम पे पर कलेक्ट करना और कोर्ट में केस को प्रूफ करना, ये दूसरी बात है। और आप जानते ही हैं कि कोर्ट में लूप होल कैसे निकाले जाते हैं, और जब मर्डर केस और रेप केस में इंसाफ नहीं मिलता तो इसमें तो भगवान ही भरोसा है। तो अगर कानून अकेला काफ़ी नहीं है तो फिर समाधान क्या है? यही सवाल अब हमें एक नए डायरेक्शन पे लेके जाता है। तो सवाल ये है, हमारा देश इसे कैसे रोक सकता है, या हमारी कम्युनिटी या हमारी सोसाइटी इसको रोक कैसे सकती है? यहाँ कोई एक मैजिक सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट जो सजेस्ट करते हैं कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करवा देना फर्स्ट, जैसे कि नीट के लिए अनाउंस भी हुआ है, जो कि कागज़ पर छपे पेपर की प्रिंटिंग, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर स्टोरेज, फिर उसका स्ट्रॉन्ग रूम में रखना, बहुत सारी इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो ये सब कमज़ोर कड़ी होती हैं और यहाँ पे कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, क्योंकि ये सब ह्यूमन बेस्ड चीज़ों पर डिपेंडेंट है। सेकंड, क्वेश्चन बैंक रैंडमाइजेशन कर देना, हर सेंटर और हर शिफ्ट के लिए अलग अलग पेपर हो, ताकि एक जगह लीक पूरे एग्जाम को कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। मतलब एक जगह अगर लीक हो गया तो वो दूसरे पेपर पर डिपेंडेंट नहीं है, वो एक जगह ही लीक हुआ है, इससे पूरे जो स्टूडेंट्स पे इम्पैक्ट आता है वो नहीं होगा। फिर जीपीएस और रैपिड ट्रैकिंग हो, हर पेपर पैकेट का रियल टाइम लोकेशन ट्रैक किया जाए। विस्टल ब्लोअर प्रोटेक्शंस भी हो, जो इनसाइडर टाइम रहते हुए अगर कुछ भी प्रूफ देते हैं इस चोरी का या एग्जाम्स लीक का, तो उसको लीगल सुरक्षा मिले और रिवॉर्ड भी मिले, से वो मोटिवेट हो और भी लोग मोटिवेट हो। एक सेंट्रलाइज्ड पब्लिक डेटाबेस होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल का पेपर लीक्स, अफेक्टेड स्टूडेंट्स और कन्विक्शन रेट का ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड होना चाहिए, जिससे हम इसको प्रॉपर एनालिसिस कर सके कि पर ईयर के अकॉर्डिंग ये क्राइम कम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, और इसका कन्विक्शन रेट कितना रह गया है। फास्ट ट्रैक ट्रायल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ एफआईआर दर्ज करना काफ़ी नहीं है। जब तक कन्विक्शन रेट इतना कम रहेगा, डेटर्नेंस भी कम ही रहेगा, और जो क्राइम कर रहा है उसके अंदर डर भी नहीं रहेगा। तो ये सिर्फ एग्ज़ाम की कहानी, एक एग्ज़ाम की कहानी नहीं है, ये उस भरोसे की कहानी है जो एक देश के लोग अपनी देश की गवर्नमेंट पर करते हैं। इन गवर्नमेंट देश के बच्चों पर बिलीव पैदा करे कि अगर तुम मेहनत करोगे तो पूरा सिस्टम तुम्हें धोखा नहीं देने वाला है। जब ये हमारी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर देगी, जो कि हर लोग चाहते हैं कि हमारी करंट गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करे भी, काफ़ी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करें, तो एक स्टूडेंट्स या पेरेंट्स या एक सिटीजन्स अगली बार जब आपका बच्चा या आप खुद एग्ज़ाम देने जाएंगे, वो सिस्टम पर पूरा भरोसा करेंगे। लेकिन अभी भी एक आखिरी सवाल रह जाता है, क्या ये सब काफ़ी होगा इस क्राइम को रोकने के लिए? अभी तक हमने क्या देखा, एक बार समझते हैं, फिर से इस क्रोनोलॉजी को फिर से समझते हैं। हिस्ट्री जो 2013 से शुरू होकर 2026 तक पहुंची, एक इन्वेस्टिगेशन जो जले हुए कागज़ के सीरियल नंबर्स से सुलझती है, एक नया क्राइसिस जो कोरियर के एक छोटे से एक्सेस से शुरू हुआ, एक कानून जो सख्त बनाया तो गया बट कमज़ोर इम्प्लीमेंट हुआ, और बहुत सारों में से कुछ इंसानों की कहानियाँ जो स्टैटिस्टिक्स के पीछे छुपी रह गई हैं बट रियलिटी है। देखिए, और अब रही मेरी ओपिनियन की बात कि मेरे अकॉर्डिंग क्या, शायद पेपर लीक मेरे अकॉर्डिंग बड़ी वजह टेक्नोलॉजी है ही नहीं, ह्यूमन ग्रीड है। और शायद इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन सिर्फ कानून भी नहीं है, बल्कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट है। सवाल सिर्फ नीट एग्ज़ाम का नहीं है, सवाल भारत का एग्जामिनेशन सिस्टम का भी है कि एक स्टूडेंट्स अपने भारत के एग्ज़ाम सिस्टम पे भरोसा कैसे करें, और जो बच्चे अभी प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनको कैसे बिलीव होगा कि यार मैं जो प्रिपरेशंस कर रहा हूँ, मैं अपना पूरा एक साल के अंदर एक दिन में 9 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे पढ़ाई करता हूँ, तो मैं वो जो फूक रहा हूँ कल को वो प्रूफ हो सके, कल उसका मुझे रिजल्ट मिल सके। ऐसा तो ना हो कि पेपर लीक के बाद मैंने तो इतनी मेहनत करी और मुझे उसका रिजल्ट ही नहीं मिल पाया।
और शायद सवाल पूरा भरोसे का भी नहीं है जो एक देश के लोग अपनी गवर्नमेंट और उस देश के बच्चे गवर्नमेंट पर करते हैं। एंड गवर्नमेंट देश के सिटीजन्स को ये विश्वास दिलाए कि अगर तुम मेहनत करोगे, अगर तुमने मेहनत की है, तो सिस्टम तुम्हें धोखा नहीं देगा। जब तक ये भरोसा पूरी तरह से वापस नहीं आता, ये कहानी खत्म नहीं रहेगी, ये कहानी अधूरी रहेगी। और आई थिंक अगर गवर्नमेंट ने इस पर कुछ सीरियसली और सख्त इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा, तो अभी ये प्रोटेस्ट शायद शांत हो जाए, बट अपकमिंग ऑफ प्रोटेस्ट जो आने वाले हैं, जो होंगे, वो शायद शांत ना हो सके, क्योंकि आपने कोई रूट कॉज पे सॉल्यूशन दिया ही नहीं है। तो दैट इज एंड फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें विश्वास देगा कि ऐसी अनकही बातें जो फैक्ट बेस्ड और डीप रिसर्च और एनालिसिस पर डिपेंडेंट हो, आपके सामने लाए। और प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि हम ऐसे डीप रिसर्च रिपोर्ट्स एनालिसिस करके आपके लिए लाएंगे। एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, या वो जो इसको समझना चाह रहे हैं कि पेपर लीक एग्ज़ाम्स होता कैसे, इसमें स्टूडेंट्स अफेक्ट कैसे होते हैं। तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चों के लिए प्रिपरेशन कराने की सोच रहे हैं। और कमेंट्स में प्लीज़ बताएं आपके हिसाब से क्या इंडिया का एग्जामिनेशन सिस्टम 2030 तक फुल्ली सिक्योर हो पाएगा या नहीं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट्स के लिए। प्लीज़ कमेंट्स करें, आपके विचार और सोच हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, नमस्ते, मिलते हैं अगली वीडियो में।